नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान रिजवान यूसुफ आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, आपने कभी सोचा कि एक तरफ दुनिया में बड़े पैमाने पर भूख है, गुर्बत है, अफलास है, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी 2-3% लोग हैं जिनके पास इतना ज़्यादा पैसा है कि वो रोज़ाना $1 लाख भी खर्च करें तब भी उनके पास हज़ारों साल तक पैसा ख़त्म नहीं होगा। नाजरीन, आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों है कि एक तरफ गरीब आदमी अपनी सारी उम्र 2 वक्त के खाने के लिए तरस रहा होता है, धक्के खा रहा होता है, और दूसरी तरफ अमीर आदमी अपने मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा होता है, बड़ी ऐश-ओ-इशरत के साथ, बड़े तज़्को-ए-तशाम के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारता है और चला जाता है। नाज़रीन, आज हम इसी सवाल का जवाब तलाश करेंगे कि गरीब और अमीर आदमी में इतना फ़र्क आखिर क्यों है। नाज़रीन, इसके लिए हमें इंसानी तारीख के 2 अजीम फ़िलासफ़र्स को पढ़ना होगा। एक का नाम कार्ल मार्क्स है और दूसरे का नाम फ्रेडरिक एंगल्स है। इन दोनों फ़िलासफ़र ने कम्युनिज़्म, जिसे मैं अपनी आसान सादा ज़बान में कम्युनिज़्म कहता हूँ क्योंकि इसमें कौम की बात हो रही होती है, तो इन दोनों ने कम्युनिज़्म का कंसेप्ट दिया। कार्ल मार्क्स एक इनकलाब पसंद सोशियोलॉजिस्ट और इकोनॉमिस्ट था। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में हुआ था। कार्ल मार्क्स जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था, उससे अंदाज़ा होता जा रहा था कि मजदूर तबके को, वर्किंग क्लास को क्या क्या परेशानियां लाहक हैं, वो किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं। इसी तरह फ्रेडरिक एंगल्स एक जर्मन फिलासफर, साइंटिस्ट और जर्नलिस्ट था। इसका जन्म कार्ल मार्क्स के 2 साल बाद यानी 1820 में हुआ था। कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने मिलकर कई सवालात खड़े किए। एंगल्स ने इसी मौजू पर 1845 में एक रिसाला द कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड लिखा। ये दोनों जर्मन कम्युनिस्ट लीग के मेंबर बने और इस तंजीम का मंशूर लिखा जिसका नाम द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो था। ये एक छोटी सी किताब है, मुझे बाकायदा किताब की सूरत में नहीं मिल सकी, लेकिन मैंने इसे PDF की सूरत में पढ़ रखा है, आप भी पढ़ सकते हैं। नाज़रीन, इस किताब का मंशूर पढ़ने से पहले हम जरा इसका सियाक व सबाक देख लेते हैं कि कम्युनिज्म का वजूद कब, क्यों और कैसे आया। इसके लिए हमें कार्ल मार्क्स और एंगल्स के दौर में यानी 19वीं सदी में जाना पड़ेगा। 19वीं सदी में यूरोप में फैक्ट्रियां लगनी शुरू हो गई थीं और लोग बड़े पैमाने पर काम करना शुरू हो गए थे। इसी दौरान कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने एक सवाल पूछना शुरू किया कि हमेशा अमीर ही सियासी और इकोनॉमिकली इतना बड़ा क्यों होता है। तो इस सवाल का जवाब मैं नाजरीन आपको अपनी पिछली वीडियो में दे चुका हूँ कि इंसान ज़माना कदीम में अपनी ज़िंदगी बतौर शिकारी के तौर पर गुजारता आया है। वो अपनी खुराक के लिए शिकार करता है और फिर इस शिकार को महफूज करता है। लेकिन दुनिया तब बदली जब कुछ जागीरदारों ने, कुछ जमींदारों ने अपनी जमीनों में खुराक पैदा करना शुरू की और इस खुराक को काश्त करने और काटने के लिए कुछ मुलाजिम रखे। यहाँ से सरमायादाराना निज़ाम यानी कैपिटलिज्म की बुनियाद पड़ी और फिर इसके बाद जब फैक्ट्रीज बननी शुरू हो गई तो इस सरमायादाराना निज़ाम को मजीद फरोग मिला, क्योंकि मजदूर अब बड़ी तादाद में फैक्ट्रीज पर काम करने लग पड़े थे। एक तरफ मजदूर थे जो थोड़ी सी तनख्वाह के लिए, थोड़े से पैसों के लिए दिन रात फैक्ट्रियों में काम करते थे और इनको बदले में मुश्किल से 2 वक्त के खाने के लिए पैसे मिलते थे, और दूसरी तरफ इन फैक्ट्रियों के मालिक थे जो कोई काम किए बगैर, कोई पसीना बहाए बगैर अमीर से अमीर तरीन होते जा रहे थे। तो सरमायादाराना निज़ाम कार्ल मार्क्स और एंगल्स के लिए परेशान कुन था। खैर, उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कम्युनिज्म निज़ाम का मंशूर लिखा, जिसमें से कुछ पॉइंट्स मैं आपके लिए यहाँ बयान कर देता हूँ। कम्युनिस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी को पसंद नहीं करते। ये बात आम आदमी के लिए नहीं बल्कि उस सरमायादार की हो रही है जिसके पास हजारों एकड़ जमीन होती थी। इनका कहना था कि ये जाती जमीनें तबकाती निज़ाम को फरोग देती हैं। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि हैवी टैक्सेस लगने चाहिए ताकि दौलत किसी एक जगह जमा ना हो सके। तीसरा ये कि कम्युनिस्ट विरासती दौलत के खिलाफ होते हैं क्योंकि इनका मानना है कि इस तरह दौलत इन्हीं के हाथों में रह जाती है जो पहले ही अमीर होते हैं। चौथा पॉइंट ये था कि जो लोग वतन छोड़कर चले जाते हैं उनकी जमीन किसी काम की नहीं रहती, लिहाजा वो रियासत के हवाले कर देनी चाहिए। पांचवा पॉइंट ये था कि वो इदारे जो सूद पर लोगों को उधार देते हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होने चाहिए। छठा पॉइंट ये था कि हर शख्स को घूमने की आज़ादी होनी चाहिए, इसलिए ट्रांसपोर्ट का इदारा हुकूमत के कंट्रोल में और सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। सातवां पॉइंट ये था कि मुल्क की ज्यादातर जमीन काश्त नहीं होती, लिहाजा रियासत को इसको काश्त करना चाहिए और मिट्टी की क्वालिटी को बेहतर करना चाहिए। आठवां पॉइंट ये कि ज्यादातर लोग बहुत कम लोगों के फायदे के लिए काम करते हैं, इसलिए हर शख्स को काम करना चाहिए। नौवां ये कि शहर और गांव का फर्क खत्म होना चाहिए, इनमें आबादी कंट्रोल होनी चाहिए। और 10वां
اور آخری پوائنٹ یہ کہ بچوں کو فری تعلیم دینی چاہیے اور وہ فیکٹریاں جن میں بچے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو ختم کر دینا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ تھا کمیونزم کا نظام۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔